हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा स्टूडेंट होता है, लेकिन जंग जीतने के लिए जंग के मैदान में उतरना पड़ता है और सबसे बेहतर बनने के लिए सबसे बुरे हालातों से लड़ना पड़ता है। और ध्यान रखें, जो बनना हो इतिहास मुझे तो महाभारत मैं बन जाऊं, कौरव पांडव में भेद नहीं, मैं दशरथ मांझी बन जाऊं। दोस्तों, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी झक मार के आपके पीछे आए और अपने इस हौसले को दोस्तों यूं ही बुलंद बनाए रखना। यही आपका हौसला आपको कामयाबी के रास्ते तक ले जाएगा। दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए, अटूट मेहनत कीजिए और इतना संघर्ष कीजिए, थकने के बावजूद भी संघर्ष कीजिए। ये कामयाबी दोस्तों आपसे मोहब्बत कर लेगी और देखिएगा एक दिन आप वो बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों बस एक ही मूल मंत्र है कि कभी रुकना नहीं और कभी झुकना नहीं। दोस्तों, जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। बस इस बात को अपने दिल में बसा के रखिए और इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों आज की क्लास का शंखनाद करते हैं और देखते हैं दोस्तों उन चटकते मटकते सवालों को जो प्रतिदिन यूपी आर्विनल के लिए लगातार तैयारी बिना रुके और बिना झुके किया जा रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 51 हम लोगों ने दोस्तों लगातार 50 प्रश्नों को इतने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए अगर पूरा देखते हैं तो ये अकेला क्वेश्चन दोस्तों केवल 10 क्वेश्चनों के बराबर है। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यातायात गाड़ियों में किस प्रकार के मोटरों का उपयोग कर डिजाइन किया जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यातायात गाड़ियों में किस प्रकार के मोटरों का उपयोग कर इसे डिजाइन किया जाता है। दोस्तों जो यातायात गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियों को चलाने के लिए एक शाफ्ट की जरूरत होती है। नोट कीजिएगा दोस्तों, एक शाफ्ट की जरूरत होती है। ये यहां पर है एक पहिया और ये है दोस्तों दूसरा पहिया। इस पहिया को दोस्तों एक शाफ्ट की माध्यम से ये आपस में जुड़े होते हैं। ये आपस में एक शाफ्ट की माध्यम से जुड़े होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक रॉड की माध्यम से ये दोनों पहिए जुड़े हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जैसे ही ये शाफ्ट घूमता है, ये शाफ्ट इस रॉड के द्वारा इस रॉड में इस प्रकार से कनेक्ट होता है कि जैसे ही शाफ्ट घूमता है दोस्तों, ये रॉड भी घूमना स्टार्ट हो जाता है और रॉड के घूमते ही ये पहिया भी घूमना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कार्य हो रहा है ना, उसको हम ट्रैक्शन कार्य कहते हैं। नोट कीजिएगा, उसको हम ट्रैक्शन कार्य कहते हैं, ट्रैक्शन कार्य। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां भी ट्रैक्शन कार्य की बात आती है वहां पे डीसी सीरीज मोटर का नाम लिया जाता है। क्या? डीसी सीरीज मोटर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल इसके अलावा और कहां किया जाता है तो नोट कीजिएगा, क्रेन के अंदर और होएस्ट में। कहां? क्रेन और होएस्ट। दोस्तों, इन दोनों के अंदर भी डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं दोस्तों कि डीसी सीरीज मोटर जो है ना, क्या डीसी सीरीज मोटर जो है, इस मोटर के जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है ये किस प्रकार का होता है, तो आप लिखिएगा ये मोटे तार का होता है। लिखिएगा मोटे तार कम टर्न का, मोटे तार और कम टर्न का इसकी सीरीज वाइंडिंग होती है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि उस मोटर का नाम बताइए जिसको बिना लोड का बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो आप लिखिएगा दोस्तों डीसी का सीरीज मोटर। क्या? डीसी का सीरीज मोटर। इसको नो लोड पे कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसका स्पीड इतना हाई होता है, अगर हम इसको नो लोड पे स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर का जो आर्मेचर लगा हुआ है वो आर्मेचर पूरी तरह से उखड़कर बाहर आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये डीसी सीरीज मोटर है, क्या ये डीसी सीरीज मोटर है, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपसे ये कह दूं दोस्तों कि एक ऐसे मोटर का नाम बताइए जिसका रेगुलेशन सबसे बेस्ट होता है, नोट कीजिएगा जिसका रेगुलेशन
सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा होता है उस मोटर का नाम बताइए। तो आप लिखिएगा डीसी का शंट मोटर। क्या? डीसी का शंट मोटर। अगर मैं आपसे ये कह दूं ना कि कंप्रेसर, कंप्रेसर में किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लिखिएगा दोस्तों डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल कंप्रेसर में किया जाता है। जो प्लांट के अंदर दोस्तों सिंगल पिस्टन, डबल पिस्टन या 300 PSI या फिर 150 PSI का कंप्रेसर होता है, उसके अंदर डीसी शंट मोटर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो डीसी शंट मोटर होता है, इस मोटर का फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है, तो आप लिखना ये पतले तारों के, क्या? पतले तार अधिक टर्न के होते हैं। पतले तार और अधिक टर्न के इनकी फील्ड वाइंडिंग होती है। अब देखिएगा दोस्तों, एक ऐसे मोटर का आप नाम बताइए जो निर्माण हो जाने के बाद इसके घूमने की दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल दोस्तों बेखौफ लिखिएगा, उस मोटर का नाम है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर। दोस्तों एक बार इस मोटर का डिजाइन कर दिया जाए ना, तो इसके घूमने की दिशा को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। लिखिएगा खिलौनों में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ? खिलौने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो जनरेटर होता है ना, ये जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला डीसी जनरेटर, क्या? डीसी जनरेटर, और दूसरा होता है दोस्तों, उसको हम एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। इस एसी जनरेटर को दोस्तों अल्टरनेटर कहते हैं। नोट करना, अल्टरनेटर एसी जनरेटर को ही कहा जाता है। अगर मैं ये कहूं दोस्तों इसको और किस नाम से जानते हैं, तो आप लिखिएगा इसको सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किस प्रकार के भार पर ट्रांसफार्मर में लोहा हानि मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोहा हानि, इस लोहा हानि को आयरन हानि कहा जाता है। नोट कीजिएगा, आयरन हानि, यानी कि इसको हम कोर लॉस भी कहते हैं। क्या? कोर हानि के नाम से भी इसको जानते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर हानि किस भार पर मापा जाता है? तो लिखिएगा दोस्तों ओपन भार पर। क्या? ओपन भार पर। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इस ट्रांसफार्मर में जब लोहा हानि ज्ञात किया जाता है, उस वक्त ध्यान दीजिएगा, जब लोहा हानि ज्ञात किया जाता है उस वक्त ट्रांसफार्मर के किस साइड को ओपन रखा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है मान लीजिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ये इसकी पहले साइड की वाइंडिंग है। अब देखिएगा दोस्तों, और ये है इसके दूसरे साइड की वाइंडिंग, ये इसके दूसरे साइड की वाइंडिंग है। यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है हाई वोल्टेज साइड और ये है लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग। अगर मैं कहूँ कि ट्रांसफार्मर में लोहा हानि ज्ञात करना है तो किस साइड इसको ओपन रखा जाता है? तो लिखिएगा दोस्तों हाई वोल्टेज साइड। क्या? हाई वोल्टेज साइड इसको ओपन रखते हैं, और लो वोल्टेज साइड में यहाँ पे दोस्तों एक लोड कनेक्ट करके इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे हम एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई दिया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि लोह हानि के अलावा अगर आपसे दोस्तों ताम्र हानि के बारे में पूछे कि ताम्र हानि में क्या कंडीशन होती है, तो आप लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे सप्लाई अब देंगे हम एसी सप्लाई, और लोड अब की बार यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। हाई वोल्टेज साइड लोड कनेक्ट किया जाएगा और लो वोल्टेज साइड सप्लाई दिया जाएगा। ऐसा ताम्र हानि जब ज्ञात किया जाता है उस वक्त होता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ट्रांसफार्मर को और किस नाम से जानते हैं, तो जवाब दीजिएगा दोस्तों इसको हम परिणामित्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, इसका दोस्तों दक्षता कितनी होती है, तो आप नोट कीजिएगा 95% से लेकर 98%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। जब भी कोई चीज घूमता है तो जब दो पार्ट आपस में घिसते हैं, घर्षण होता है, तो इसकी जो दक्षता होती है दोस्तों वो घट जाती है। क्या? घिसने से दक्षता घट जाती है, क्योंकि एनर्जी लगती है उस चीज को घिसने में भी,
उसी वजह से, घर्षण की वजह से इसकी दक्षता डाउन हो जाती है। अगर मैं ये कह दूं दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लिखिएगा ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय, क्या ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था, तो आप लिखिएगा खुद फैराडे भाई साहब ने दिया था। क्या खुद फैराडे भाई साहब ने दिया था। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि चुंबक किस प्रकार से ट्रांसफार्मर और जनरेटर के अंदर कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी वायरिंग सिस्टम में कोई बड़ा फॉल्ट है, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वायरिंग सिस्टम में कोई बड़ा फॉल्ट है तो मैगर जांच करने पर प्रतिरोध किस मान को दर्शाएगा। देखिएगा दोस्तों, फॉल्ट दो प्रकार से होता है। पहला फेज टू फेज फॉल्ट होता है और दूसरा फेज टू न्यूट्रल, यानी कि फॉल्ट दो प्रकार के हो गए। और जब भी फॉल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी सर्किट में कोई फॉल्ट होता है सबसे पहला फ्यूज उड़ता है। क्या सबसे पहला कौन उड़ता है दोस्तों, फ्यूज। और फ्यूज कब उड़ता है, जब सर्किट में निर्धारित मान से अधिक मान का धारा प्रवाहित होने लगता है। और दोस्तों धारा अधिक तभी प्रवाहित होगा जब प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्या प्रतिरोध जब कम हो जाएगा उस कंडीशन में करंट बहुत अधिक फ्लो होता है। और दोस्तों जब सर्किट शॉर्ट होती है, क्या जब सर्किट में कोई फॉल्ट आता है उस कंडीशन में प्रतिरोध क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस R 0 हो जाता है और इसके साथ में वोल्टेज भी 0 हो जाता है, जिससे करंट हाई अमाउंट में बहने लगता है और फ्यूज उड़ जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैगर से इस रेजिस्टेंस को मापेंगे तो 0 ओम का रीडिंग मैगर पढ़ेगा। अगर दोस्तों आपसे ये कह दिया जाए कि इस मैगर में कौन सा जनरेटर लगा होता है, तो आप लिखेगा इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर इस मैगर के अंदर लगा होता है। मैगर में एक हैंडल दिया हुआ होता है, उसको हमें घुमाना पड़ता है। घुमाने से ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर स्टार्ट हो जाती है और 160 आरपीएम पे ये घूमना स्टार्ट हो जाती है। क्या 160 आरपीएम में घूमना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों ये 500 वोल्टेज पैदा करने लगती है। क्या 500 वोल्टेज की पावर जनरेट करने लगती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 500 वोल्टेज की पावर जनरेट कर रही है 160 आरपीएम में घूमकर, तो मैगर कितने ओम तक के रेजिस्टेंस को माप सकता है, तो आप लिखेगा 50 मेगा ओम तक के प्रतिरोध को माप सकता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसे केवल ओम में दर्शाएंगे, ओम में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 करोड़, क्या 5 करोड़ ओम तक के प्रतिरोध के मान का मापन कर सकता है। किस कंडीशन में, जब ये 160 आरपीएम और 500 वोल्टेज की सप्लाई जनरेट करेगी। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो मैगर होता है ना, मैगर को कभी भी बाहर से सप्लाई नहीं दिया जाता। अगर एग्जाम में ये पूछ लेना अब की बार कि मैगर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो लिखेगा इसमें केवल 2 टर्मिनल होते हैं। कौन, पहला तो दोस्तों लाइन और दूसरा अर्थ। क्या पहला लाइन और दूसरा अर्थ। अगर आपसे ये पूछ ले कि मैगर में किस कंडीशन में हमें इन दोनों तारों को नहीं छूना चाहिए, तो आप लिखिएगा कि कंडीशन चाहे कोई भी हो। क्या कंडीशन चाहे कोई भी हो, अगर मैगर हमारा ऑन है तो इसके इन दोनों टर्मिनलों को कभी भी नहीं छूना चाहिए। बहुत हैवी झटका लग सकता है क्योंकि 500 वोल्टेज की सप्लाई जनरेट कर रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शैल प्रकार के परिणामित्र की तुलना में कोर प्रकार में लीकेज फ्लक्स का मान कितना होगा। अब ध्यान से सुनना, यूपी आर्विनल का दोस्तों, यूपी आर्विनल में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, शैल प्रकार के परिणामित्र की तुलना में कोर प्रकार में लीकेज फ्लक्स का मान कितना होगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जो लीकेज फ्लक्स होता है ना, हमें पूछा किसके बारे में है, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में है। दोस्तों कोर प्रकार की जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर बनाने के लिए हम
ई उसमें कोर बनाने के लिए एक सीधा एल और एक उल्टा एल प्रकार की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों एक उल्टा एल और एक सीधा एल की पत्ती का प्रयोग करके हम यहाँ पे कोर का निर्माण करते हैं। और दोस्तों इस कोर को ना, इसी कोर पर यहाँ पे वाइंडिंग लपेटी जाती है। इस प्रकार से वाइंडिंग लपेटी जाती है और वाइंडिंग लपेट कर इसमें हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। क्या, मान लीजिए इसमें हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को चलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, केवल एक ही रास्ता है। और चुंबकीय क्षेत्र को चलने के लिए दोस्तों जितने कम रास्ते होंगे ना, उतना ही इसका फ्लक्स कम लीकेज होगा। यानी कि कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है, इसमें फ्लक्स को चलने के लिए केवल एक रास्ता है, इसलिए लीकेज बहुत ही कम होगा। क्या, न्यूनतम लीकेज होगा। अगर आपसे ये पूछ दे दोस्तों कि सेल प्रकार की ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होगा, तो आप लिखिएगा इसमें उच्चतम होता है। क्या, इसमें उच्चतम होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स को चलने के लिए दोस्तों दो रास्ते होते हैं। एक तो यहाँ से चलती है, ध्यान से देखिएगा, एक तो ये रास्ता होता है और दूसरा यहाँ से रास्ता होता है, इसलिए इसमें लीकेज फ्लक्स का मान अधिक होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो लिखेगा दोस्तों उच्च वोल्टेज वाले लाइन में, उच्च वोल्टेज वाले लाइन में इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ लिखा ना दोस्तों, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में इसका, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो आप लिखना इसका उपयोग केवल सिंगल फेज के वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रकार के मोटर का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किस प्रयोजन हेतु किया जाता है। अब देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का बुखार मैं कैसे उतारता हूं। यूनिवर्सल प्रकार के मोटर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसका यूज दोस्तों रेफ्रिजरेटर में किस लिए करते हैं, तो इस उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए। क्या, टॉर्क जो होता है ना, ये टॉर्क क्या होता है, आप लिखना है ये घुमाव बल होता है। क्या, घुमाव बल ही टॉर्क होता है। और स्टार्टिंग में जो टॉर्क है ना, जब हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी तो हम यूनिवर्सल प्रकार के मोटर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो यूनिवर्सल मोटर है, क्या यूनिवर्सल मोटर, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप नोट करना दोस्तों, इसे AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई में इसको हम चला सकते हैं। और दोस्तों जब DC में चलाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें इसे AC में चलाना होगा तो हम कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, इसकी जो सीरीज वाइंडिंग है, नोट करना दोस्तों, सीरीज वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को बढ़ाकर, नोट करना, टर्नों की संख्या को बढ़ाकर। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग के लिए। क्या, जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इस फील्ड वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को घटाकर, टर्नों की संख्या को घटाकर। और तीसरा पॉइंट नोट करना, जो इसकी तीसरी पॉइंट होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्या, मैन दोस्तों, जो मैन पोल होते हैं ना, इस पोल के साथ इंटरपोल, क्या मैन पोल के साथ इंटरपोल लगाकर, ठीक है। इन तीनों कंडीशनों को अगर आप फॉलो कर देते हैं तो इसको AC सप्लाई पर भी चला सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि AC में इंडक्टेंस होता है, नोट कीजिएगा इंडक्टेंस, इसको हम प्रेरण के नाम से समझ सकते हैं। AC में क्या होता है कि प्रेरण होता है, ठीक है। इसलिए मेन पोल के साथ हमें इंटरपोल लगाने की आवश्यकता होगी। अगर इंटरपोल नहीं लगाते हैं तो यहां पे होगा क्या, स्पार्किंग बहुत अधिक होगी। क्या, स्पार्किंग बहुत अधिक होगी। स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए इंटरपोल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा पदार्थ ठोस ईंधन के रूप में नहीं होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यूपीपीसीएल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ ठोस ईंधन के रूप में नहीं है। नीचे से चलते हैं, आयरन। आयरन का दोस्तों इसकी बॉडी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और दूसरा आयरन, इसका आयरन का प्रयोग दोस्तों अर्थिंग की रॉड बनाने के लिए, लिखिएगा अर्थिंग रॉड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तार का यूज कहाँ पे करते हैं, तो नोट कीजिएगा वाइंडिंग के लिए, क्या वाइंडिंग है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीन का नोट करना दोस्तों, इसका प्रयोग संट बनाने के लिए करते हैं, क्या संट बनाने के लिए। और सल्फाइड, ध्यान देना, इस सल्फाइड के साथ में कैसीटेराइड, क्या सल्फाइड के साथ में कैसीटेराइड का अगर मिश्रण कर देंगे तो टीन का निर्माण हो जाता है, क्या टीन का निर्माण हो जाता है। इसी को हम रांगा कहते हैं। और दोस्तों ये जो कोल तार है ना, ये एक द्रव पदार्थ है, क्या द्रव पदार्थ है, और स्नेहक की भांति ये गाढ़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि 150 से दोस्तों 200 पदार्थों को मिलाकर कोल तार को बनाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो आप लिखेगा रंग बनाने के लिए, क्या रंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, लगातार दोस्तों हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। एमआई मीटर में डिफ्लेक्शन टॉर्क धारा के किस मान के समानुपाती होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब बात एमआई मीटर की करें, क्या जब बात एमआई मीटर की करें दोस्तों, तो एमआई मीटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और जब एमसी मीटर के बारे में बात करें तो लिखना, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये धारा के समानुपाती होता है, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगर पीएमएमसी मीटर के बारे में पूछे तो लिखेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क केवल धारा के डायरेक्ट समानुपाती होता है। अब देखिएगा दोस्तों, नोट कीजिएगा, अगर मैं कहूं कि एमआई मीटर का जो डैम्पिंग होता है, क्या एमआई मीटर का डैम्पिंग होता है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो आप लिखेगा वायु घर्षण के द्वारा, वायु घर्षण द्वारा इसके डैम्पिंग को समाप्त किया जा सकता है। यहीं पे लिखेगा पीएमएमसी मीटर के बारे में एडी करंट का इस्तेमाल करके, एडी करंट के द्वारा इसके डैम्पिंग को समाप्त किया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं दोस्तों कि एमआई मीटर, क्या ये जो एमआई मीटर है ना, ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लिखिएगा ये एसी सप्लाई, क्या एसी सप्लाई टू डीसी सप्लाई, दोनों जगह इसका इस्तेमाल करके दोनों सप्लाइयों का करंट और वोल्टेज का मापन एमआई मीटर कर सकता है। वहीं पे पीएमएमसी मीटर के बारे में लिखिए, ये केवल डीसी का, क्या डीसी पावर का ये धारा और वोल्टेज, क्या धारा और वोल्टेज का मापन कर सकता है। तो ये रहा दोस्तों इसका कुल डिटेल्स। अगर मैं आपसे ये कह दूं ना, अगर ये कह दूं दोस्तों कि ये जो एमआई मीटर है ये किस प्रकार का मापक यंत्र है, तो आप लिखेगा ये अरैखिक, आप लिखेगा नॉन लीनियर, क्या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर प्रकार का मापक यंत्र है। यहीं पे लिखेगा पीएमएमसी मीटर के बारे में, ये लीनियर प्रकार का मापक यंत्र है, लीनियर प्रकार का मापक यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट है 58, वाष्प टरबाइन किस प्रकार की एनर्जी देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो वाष्प टरबाइन है ना, टरबाइन चाहे वाष्प टरबाइन हो या फिर हाइड्रो टरबाइन हो, लिखेगा चाहे वाष्प प्रकार की टरबाइन हो या फिर जल वाली टरबाइन हो, ये दोनों के दोनों हमेशा यांत्रिक शक्ति देते हैं, क्या यांत्रिक शक्ति या फिर यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों लिखेगा पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पे, पावर प्लांट में। अगर मैं ये कह दूं दोस्तों कि वाष्प टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं, नोट करना, वाष्प टरबाइन ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेगा ये 2 प्रकार के। पहला इंपल्स टरबाइन और दूसरा दोस्तों रिएक्शन।
आवेग टरबाइन, नोट कीजिएगा, आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन। प्रतिक्रिया टरबाइन, तो ये वाष्प टरबाइन दो प्रकार के होते हैं। अब चलिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों 59, एक्साइटर से कौन सी सप्लाई प्राप्त की जा सकती है। अब देखिएगा इस सवाल को कैसे नचाता हूं दोस्तों, एक्साइटर से कौन सी सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, इससे केवल और केवल डीसी सप्लाई प्राप्त की जा सकती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये कितने वोल्ट की सप्लाई देता है तो आप लिखिएगा 210 से लेकर 250 वोल्ट तक की ये सप्लाई देता है। अगर मैं ये कह दूं ना कि एक्साइटर का इस्तेमाल कौन सी मोटर के अंदर किया जा सकता है तो आप लिखेगा इसका इस्तेमाल केवल सिंक्रोनस मोटर में किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर किया जा सकता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर ना ये 3 फेज होने के बावजूद भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो रोटर होता है ना, रोटर में भी वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, रोटर में भी वाइंडिंग किया जाता है। इस रोटर को सप्लाई देने के लिए एक्साइटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम में दोस्तों अगर एग्जाम में ये कह दे कि जो एक्साइटर होता है ना, क्या जो एक्साइटर होता है ये किस प्रकार का मोटर होता है, जनरेटर होता है, तो लिखेगा डीसी का ये शंट जनरेटर होता है, डीसी का शंट जनरेटर एक्साइटर होता है और ये केवल डीसी सप्लाई देती है और सिंक्रोनस मोटर के अंदर लगी होती है और सप्लाई रोटर को देती है दोस्तों, और 210 से लेकर 250 वोल्ट तक की सप्लाई देती है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सीलिंग फैन, क्या सीलिंग फैन या सीलिंग पंखा की जमीनी स्तर से न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, अभी बताते हैं दोस्तों कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि ये है छत, ये क्या है, छत, और ये है दोस्तों जमीन, ये छत है घर का और ये है नीचे का फर्श। अब देखिए फैन आपको कहाँ, कितना दूर, कितना ऊंचाई पर लगाना चाहिए। मान लीजिए ये है आपका फैन, ये फैन के ब्लेड हैं, ये है फैन। अब यहां से देखिएगा ये छत पे इस प्रकार से लटकी हुई है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछ दूं ना कि इस जमीन से लेकर, क्या फर्श से लेकर इस सीलिंग फैन की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप लिखिएगा न्यूनतम 2.75 मीटर होना चाहिए और अधिकतम 3 मीटर होना चाहिए। क्या? अधिकतम 3 मीटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ये कह दूं कि इस छत से लेकर सीलिंग फैन तक के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो आप लिखेगा 60 सेंटीमीटर। क्या? अगर फुट में लिखे तो 2 फुट, कितना? 2 फुट का गैप होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 मीटर, यानी कि हमसे पूछा है कि न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए। अब 2.75 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है 2.5 मीटर। अगर अधिकतम की बात करें, क्या अधिकतम की बात करें तो नोट कीजिएगा दोस्तों, अधिकतम 3 मीटर होती है। और जब बात आपसे सेंटीमीटर में करें, कब? जब छत से लेकर और इस सीलिंग फैन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो लिखेगा 60 सेंटीमीटर का गैप। और फुट में पूछे तो 2 फुट, कितना? लगभग 2 फुट होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस क्लास में यूपी आर्विनल के लिए 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लिया है। दोस्तों इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा एग्जाम में, किसी को भी कुछ नहीं है पता, इसलिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? हर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी तरह से लगातार हमें यूपी आर्विनल के लिए लगातार सवालों को सॉल्व करना है। और दोस्तों इस बार इतनी शिद्दत से दोस्तों और इतना जबरदस्त तैयारी करना है कि पेपर बनाने वाले के मेहनत पे पानी फिर जाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों के लिए इसी तरह का क्लास लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।